हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी आज फर्स्ट क्लास है तो इन्जॉय करिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत इजी सा है। ठीक है, क्वेश्चंस भी इसके इजी ही हैं। चलिए साथ साथ में आंसर करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सोलर वाटर हीटर जो है वो कब काम नहीं करेगा? कैन नॉट बी यूज, कब यूज नहीं कर सकते? सनी डेज में नहीं कर सकते, क्लाउडी में नहीं कर सकते, या फिर क्लाउडी डेज में नहीं कर सकते, यहाँ पे हॉट डेज आएगा। ओके, और या फिर तेज हवा चलने वाला उस दिन नहीं कर सकते। देखिए, इसका हवा से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर हम सोलर वाटर हीटर की बात कर रहे हैं तो वाटर हीटर सनी डेज के अंदर यूज होता है। ठीक है, सनी मतलब सन से ही तो चल रहा है वो। ठीक है, पावर कहाँ से मिल रही है उसको? सन से मिल रही है। तो क्लाउडी डे के अंदर जब अपने पास बादल छाए हुए होंगे या फिर रात में हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है अपने पास सोलर वाटर हीटर में, सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एंड दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से हम उनका यूज नहीं कर सकते। अनवीकरणीय स्रोत जिनको बोला जाता है। सोलर एनर्जी है, यूज कर सकते हैं दोबारा से। विंड एनर्जी भी जो है यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर दिया तो उसके बाद उसको रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, यही पूछा था अपने पास कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। फ्लोइंग वाटर, जैसे कि हम हाइड्रो प्लांट बनाते हैं तो वहाँ पे हम फ्लोइंग वाटर वाली जो एनर्जी है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिन्यूएबल हैं, सोलर, विंड एंड फ्लोइंग वाटर। नेचुरल गैस जो है क्या है? नॉन रिन्यूएबल। जितने भी अपने पास फोसिल फ्यूल हैं सारे के सारे कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक गुड फ्यूल शुड, एक अच्छा फ्यूल जो है, एक अच्छे ईंधन के पास क्या क्या होना चाहिए? प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बी इजीली असेसिबल, बी इजी बी स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी एक अच्छे ईंधन के पास होनी चाहिए। ठीक है, कि वो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करे, यही तो हम चाहते हैं। ऊर्जा ही तो ले रहे हैं ना हम फोसिल फ्यूल से या फिर फ्यूल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ईजिली वो असेसिबल होना चाहिए, वो मिलना चाहिए हर एक जगह पे। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है या फिर कोयला हम यूज़ करते हैं। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये भी क्या होना चाहिए? उसके लिए ईजी होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए एक अच्छे फ्यूल के पास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ सन। एनर्जी ऑफ सन से कौन सी एनर्जी रिलेटेड नहीं है? वेव एनर्जी ऑफ ओशियन एंड हाइड्रो एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी एंड जीरो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास, या फिर हाइड्रो एनर्जी एंड द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बात करते हैं रिलेटेड टू सन, ठीक है, ये नोट नहीं आएगा यहाँ पे। विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ सन। ठीक है, सन की एनर्जी से कौन सा रिलेटेड है? यहाँ पे हम कहेंगे एक तो हमारी ओशियन थर्मल एनर्जी एंड द जियो थर्मल एनर्जी। ये दोनों क्या है? ओशियन से, सन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या होगा? सनलाइट गिरेगी, सनलाइट से क्या होगा? पानी गर्म होगा। ठीक है, उसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी यूज करेंगे। या फिर जियो थर्मल, जैसे धरती गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से जो हीट वेव्स वहाँ से निकलती है उनका भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, सन पे जो एनर्जी है उसका सोर्स कहाँ पे है, मतलब सोर्स क्या है उसका? कंबस्शन ऑफ कोल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सन। इस सेंटर ऑफ सन, सन के पास एक कोयले का भंडार है और वो कोयला वहाँ पे लगातार क्या हो रहा है? जल रहा है, वहाँ से एनर्जी आ रही है अपने पास। ये सन अपने को ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, क्या वहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बर्निंग हो रही है? या फिर वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए, नन ऑफ दी तो आएगा नहीं क्योंकि एनर्जी सबसे जो हम बोले वास्ट सोर्स कौन सा है अपने पास? सन है। ठीक है, सन के ऊपर कोई भी कोयले का भंडार वहाँ पे नहीं है जिससे कि उसका कंबशन और उससे इतनी एनर्जी मिली। ठीक है, इतनी एनर्जी कोयला एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बर्न करने के लिए वहाँ पे कुछ सोर्स तो होना चाहिए, बर्न नहीं हो रहा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, यानी कि नाभिकों का, हाइड्रोजन के हल्के नाभिकों का संलयन हो रहा है और वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं अपने पास? ये बना रहे हैं हीलियम, और प्लस में यहाँ पे थर्मंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास एक बिग न्यूक्लियाई या एक हैवी न्यूक्लियाई को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूज हो रहे हैं दोनों के दोनों, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा? यहाँ पे सन के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स है उसको हम बोलेंगे ये। ठीक है, चलिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स यानी कि जो सभी को एनर्जी दे रहा है वो कौन सा है? सनी है, एक ही। ठीक है, सिंगल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
सन जो है सभी को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। और सन के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू द हीलियम एटम। ठीक है, तो वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी जो है या लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये सन है हमारे पास, ठीक है। अब सन से क्या हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, सन से बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे अर्थ पे अपने पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इस फ्यूजन में अपने पास साउंड भी बहुत ज़्यादा आती है और प्लस यहाँ पे लाइट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, बट हमारे पास कौन सी पहुँचती है, ओनली लाइट एनर्जी। या लाइट एनर्जी ये सिंगल एक एनर्जी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी है इसके अंदर, जैसे गामा रेज होगी, विजिबल होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, एक्स रेज होगी, ठीक है, रेडियो, माइक्रो, बहुत सारी एनर्जी है इसके। ओके, अब यहाँ पे दूसरी कौन सी है, साउंड। यहाँ पे साउंड क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन्स हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के टकरा के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे साउंड क्यों नहीं आ रही अपने पास। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ओके, आप लोग बताओगे। चलिए, 7th क्वेश्चन अपना क्या कहता है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉट ए नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये रिन्यूएबल पूछ रहा है। नॉट नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है, रिन्यूएबल है ना। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, कोयला है, विंड है, फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर के भंडार भी एक टाइम के लिए खत्म हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर मैं अर्थ क्रस्ट पे बात करूँ, न्यूक्लियर फ्यूल है जहाँ से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है, दैट इज 0.7%। ठीक है, ऑन अर्थ क्रस्ट। यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल ये भी खत्म हो जाएंगे, विंड एनर्जी ये कभी भी ना खत्म होने वाला सोर्स है। ठीक है, हवा चलती रहेगी जब तक ये धरती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपने फॉसिल फ्यूल है ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, और ये कोयला ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो विंड एनर्जी यहाँ पे क्या होगा अपने पास, नॉट नॉन रिन्यूएबल, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन का मूल स्रोत, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। एनारोबिक बैक्टीरिया, सनलाइट, या प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल, या ये सभी। देखो, सनलाइट का इसमें रोल नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली हम रोल नहीं कह सकते। एनारोबिक बैक्टीरिया भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। ये कह रहा है कि सोर्स वहाँ पे मतलब अल्टीमेट वो कहाँ से बनते हैं, उसका जो मेन सोर्स है वो कहाँ है, वो है प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल। आप लोगों को पता होगा कि जो फॉसिल फ्यूल है वो बनते कैसे हैं, कि बहुत टाइम तक जब अपने पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत साल लगते हैं कंस्ट्रक्ट होने में। ठीक है, तो वो होता क्या है, प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। कोयला जो है किस किस का मिक्सचर है। ठीक है, कोयले में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, अलग अलग, फिर हम जैसे कि कोयले को क्या करते हैं, अलग अलग इसको वो कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट इसका क्या रहेगा, कार्बन। ठीक है, मेन कंपोनेंट कौन सा रहेगा, कोयले का कार्बन। ठीक है, फिर इसका हम जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ से कोल तार, कोल गैस, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किस किस का। कंपाउंड बोला है तो हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज के। अगर मेन कंपोनेंट पूछे तो हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, कार्बन। क्लियर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूस, अभी जस्ट रिपीट किया, क्या क्या बनता है, कोक भी बनती है, कोल गैस भी बनती है, कोल तार भी बनता है, अमोनिकल लिक्योर भी बनती है, यानी कि सारे यहाँ पे क्या बनते हैं जब हम कोल का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फ्लेम से नहीं जलता, ठीक है ना, जलेगा बट फ्लेम नहीं देगा वहाँ पे, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और वहाँ पे कोल जो है वो अलग अलग तरीके से क्या होता है यहाँ पे अपने पास बनता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग है उनकी, याद रखनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। कौन सा ईंधन संसार में अधिकतर ऊर्जा उत्पादनों की जरूरतों को पूरा करता है। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन, मतलब हिंदी और इंग्लिश में ये डिफरेंट टाइप हो रखे हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी वाले के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कौन सा ईंधन संसार में अधिकतर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, वो कौन होगा यहाँ पे, पेट्रोलियम। ठीक है, कौन सा होगा, पेट्रोलियम। क्लियर है, पेट्रोलियम से अपने पास बहुत सारे जो है मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिलते हैं अप्रोक्सीमेट अगर यहाँ पे बताएं तो पेट्रोल मिलता है फर्स्टली तो अपने को, और एसफाल्ट मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलती है, सिंपल वैक्स मिलती है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ से पेट्रोलियम के याद रखो। और पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। क्लियर? ठीक है। और जो अगर कोयले की बात करते हैं तो कोयले में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ द बायोमास एनर्जी। ठीक है, इनमें से कौन सा जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऊर्जा स्रोत का कौन सा जैव द्रव्यमान ऊर्जा, यानी कि बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। वुड है, बायोगैस है, कोल भी है, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि गोबर गैस यहाँ पे क्या रहेगा, ये हम कह सकते हैं बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। ओ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा आंसर कोयला। ठीक है, कोयला बनता है प्री हिस्टोरिक एनिमल या प्लांट की जो सेल्स होती हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, उनसे बनता है कोयला। तो हम कहेंगे बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है, पूछा है तो ये सारे बायोमास के हैं, कोयला यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्लियर? द फ्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट आर नोन एज, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं अपने को, जैसे कि क्या क्या मिलता है अर्थ क्रस्ट के, अपने को मिलता है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन। ठीक है, ये सारे मतलब इनके क्या है फर्दर फिर हम इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये चीज़ें भी, तो वो सारे के सारे रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि उनको रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर? द एक्सप्लोइटेशन ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस कौन लेके आया था, यानी कि कौन सा ऊर्जा के रूप में दोहन औद्योगिक क्रांति लाया, वो कौन था, कोयला। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमें पता लगा था सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन सा था, यहाँ पे कोल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। नेचुरल गैस का अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या है, मीथेन। ठीक है, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो मीथेन, और अगर यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, एलपीजी के साथ। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन, उसी में करवाते हैं। एलपीजी के साथ कौन सी जो है गैस मिक्स की जाती है, ये उसको डिटेक्ट करने के लिए, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन, तब वहाँ पे हाँ। एलपीजी इज मोस्टली लिक्विफाइड, ये कह रहा है कि एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है, जैसे नेचुरल गैस का तो मेन कंपोनेंट कौन होगा, मीथेन होगा, और एलपीजी का अगर मेन कंपोनेंट पूछे तो वो कौन होगा, ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कौन सा इनमें से अदर है, कोक, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट एंड गोबर गैस। क्या होगा, कोक इज ए कंपोनेंट ऑफ कोल कह सकते हैं। ठीक है, बिटुमिनस भी एक तरीके का कोल होता है, और एंथ्रासाइट भी, जो सबसे मतलब बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, एंड देन वहाँ पे फिर बिटुमिनस, एंड देन लिग्नाइट, एंड देन पीट। ठीक है, तो ये इनकी सीक्वेंस रहती है, यानी कि ये तो क्या है, सारे के सारे कोल के कंपोनेंट है। ठीक है ना, गोबर गैस यहाँ पे सबसे क्या है, डिफरेंट। ठीक है, ये बायोमास का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ से आता है। क्लियर? ऑल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एक्सेप्ट, ये कह रहा है कि सारे के सारे पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब पेट्रोलियम से जो बनते हैं, ठीक है, वो एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं, किसको छोड़ के, एसफाल्ट इसका एक कंपोनेंट है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पैराफिन वैक्स भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा फ्यूल एज ए फ्यूल यूज किया नहीं जाता। ठीक है, एक्सेप्ट, या किसको छोड़ के हम एज ए फ्यूल उसको, एज ए ईंधन उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ईंधन इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, सभी को छोड़ सकते हैं, यानी कि एसफाल्ट ये होता है हमारे पास, जैसे सड़कें बनाने में जो हम कोलता डालते हैं वहाँ पे एसफाल्ट उसी के मतलब स्ट्रोंगनेस के लिए यूज़ किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट ऑयल ये आपको पता ही होगा, जैसे कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीनरी के अंदर डाला जाता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। और पैराफिन वैक्स ये जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने में, या फिर जैसे जो वैक्स मोमबत्ती जो होती है उसको बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ओल का। क्लियर? गैस इज एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ गैस। अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन क्या था, कि अगर एलपीजी की हमें डिटेक्शन लेनी है, यानी कि डिटेक्ट करना है कि वो लीक हो रही या नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम कौन सी गैस उसके साथ पैरेलल में फिल करते हैं, दैट इज इथाइल मार्केप्टेन। कौन सी होती है, इथाइल मार्केप्टेन, और इसका फॉर्मूला रहता है ये C2H5SH। ठीक है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे और नाम याद रखोगे। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट अप टू, ये कह रहा है कि नेचुरल गैस के अंदर जो मीथेन है वो कितनी होती है, वैसे अगर इसको देखें तो ये होती है अपने पास 80 to 90%। ठीक है, 82 मतलब अलग अलग बुक में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग दे रखी है, 70 से 90 हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे फिर, 70 वाले के। ठीक है, जो परसेंटेज होती है किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, वो कितने परसेंट होती है, अप टू 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का यूज हम कहाँ पे करते हैं,
फर्स्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर, सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन ब्लैक, और इट इज़ यूज्ड इन द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एरिया। जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस सभी चीज़ों में यहाँ पे सभी जगह पे यूज़ की जाती है, ठीक है। कार्बन ब्लैक को बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्यूल इसको एज ए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल गैस मिलती कैसे है, जैसे कि मान लेते हैं ये अपने पास एक भंडार था यहाँ पे किसका, पेट्रोलियम का, ठीक है। उस पेट्रोलियम के ऊपर जो हवा है ना, वो हमारी नेचुरल गैस होती है, ठीक है। मतलब इसके कुछ कंपोनेंट उस हवा के अंदर मिक्सअप होंगे, और वो जो गैस बनेगी ऊपर, इसके जो ऊपर गैस पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, दैट इज CH4, क्लियर। व्हाट इज द वेरियस स्टेप which can be taken to reduce pollution caused by burning fossil fuel। ये कह रहा है कि कौन से यहाँ पे फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। फर्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर, सेकंड वॉशिंग शोन द स्मोक एंड एसिडिक गैसेस बाय वेट स्क्रबर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, यहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें क्या है, यूज़ की जाती हैं पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। फर्स्ट कौन सा है, कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि कैटालिस्ट, जैसे कि जहाँ पे हवा में अगर ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया, ठीक है। वेट स्क्रबर, ये भी हवा में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ये हम लिक्विड के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम रिएक्शन करवा के वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके, फिर वो अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है रहेंगे। इन थर्मल पावर प्लांट एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता क्या है। इसमें होता है हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। हमारे सबसे पास अगर देखें तो वो कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, दैट इज जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, खेदड़, ठीक है। चलिए, इन थर्मल पावर प्लांट जो एनर्जी, वो एनर्जी आती कहाँ से है, ब्लोइंग वाटर से, ब्लोइंग विंड से आती है, फ्लोइंग वाटर से आती है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल से आती है, या सभी से आती है, ठीक है। ब्लोइंग विंड से देखेंगे तो वो विंड एनर्जी होगी, ठीक है, जो मतलब हवा चलने की वजह से आती है विंड एनर्जी, वहाँ पे हम विंड पावर प्लांट लगाएंगे। हाइड्रोजन जो फ्लोइंग वाटर की वजह से आती है, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। पानी की वजह से जो बिजली बनती है वहाँ पे हाइड्रो प्लांट लगते हैं। ये भी नहीं होगा तो बर्निंग फ्यूल, और बर्न क्या करते हैं इसके अंदर, कोयला, ठीक है, कोयले का यूज करते हैं हीट करने के लिए, और दैट कोयले की जो हीट एनर्जी होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द मेन काज ऑफ एसिडिक रेन, एसिड रेन जो होती है उसका मेन कारण क्या होता है। फर्स्ट है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, एटमोस्फेरिक कंटेन एसिड्स, या फिर फ्रैक्शंस अमंग क्लाउड प्रोड्यूस चार्जेस, फ्रिक्शन अमंग क्लाउड्स प्रोड्यूस चार्जेस, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सबसे ज़्यादा जो एसिड रेन होती है वो इनकी वजह से होती है। जो ऑक्साइड्स बन जाते हैं किसके, कार्बन के बन जाते हैं, सल्फर के, या फिर अपने पास जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनकी वजह से एसिड रेन होती है। और एसिड रेन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे जैसे जो वोल्केनोज वाला जो एरिया है, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनो में क्या होता है, वो जो गैसेज हैं वो उसके अंदर से निकलती रहती है, ठीक है। और आसपास के एरिया में वो गैसें ऊपर एटमोसफियर में जाके सेट होंगी, तो जैसे ही बारिश आएगी वहाँ पे वो उसके साथ क्या करेंगी, नीचे आएंगी, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन जो एसिडिक रेन है होती है। और वो होते कौन कौन से हैं कंपोनेंट उसके अंदर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, क्लियर। ओके जी, ये जीके लाइक क्वेश्चन है। सरदार सरोवर डैम इज रिलेटेड टू, सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ पे, कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है, ये है नर्मदा नदी के ऊपर, और नर्मदा नदी हमें पता होनी चाहिए कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, ठीक है। इस नर्मदा नदी के ऊपर एक स्टैचू भी है, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हमारे पास एक स्टैचू बनाई गई है वो भी इसी के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में पूछे तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 82 मीटर, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान रखोगे। सरदार सरोवर डैम इज ऑन नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर है, और ये नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है अपने पास है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिहरी डैम इज रिलेटेड टू, जो टिहरी डैम है ये कहाँ पे है, टिहरी डैम पहली बात तो अगर हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड में कौन सी नदी के ऊपर है, ठीक है, अगर ये नदी पूछता ना, अब यहाँ पे देखो
अगर मैं इसकी बात करूँ टिहरी डैम की, तो ये टिहरी डैम क्या है, नर्मद जो गंगा है, गंगा प्लस भागीरथी, इन दोनों नदियों के ऊपर है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे इनका संगम होता है वहां पे है ये डैम, टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम की एक और खास बात है कि ये सबसे लंबा है, इंडिया में सबसे लंबा जो डैम है। और सबसे ऊंचा अगर पूछे तो वो कौन सा है, हीराकुंड। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे भागीरथी ऑप्शन में है तो हम भागीरथी के साथ जाएंगे, गंगा को छोड़ के। अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर गंगा के साथ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं फिर हमने कौन सा चूज करना है, भागीरथी। क्लियर। जल ऊर्जा अप्रोक्स रूप से संबंधित होती है। हाइड्रो एनर्जी इज इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सी मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म होती है किसकी, चलो सोलर एनर्जी की, सौर ऊर्जा की होती है, जल की होती है, या फिर विंड की होती है, या काइनेटिक एनर्जी। देखो हाइड्रो एनर्जी के अंदर, हाइड्रो एनर्जी में क्या होता है, पानी जो है वो हम किसी हाइट पे रखते हैं और पानी को फिर, जैसे हाइड्रो प्लांट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, डैम इसीलिए तो बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पानी को स्टोर करके रखें, और फिर ये पानी, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी इस पानी के पास, पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे डैम ओपन किया जाएगा तो ये पानी नीचे आएगा, ठीक है, फ्लो करेगा। और अगर चीजें चल रही है यानी कि फ्लोइंग में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदलेगी, देखो यहाँ पे फिर क्या होंगे अपने पास, टर्बाइंस। यहाँ पे क्या लगी होंगी, टर्बाइंस। ठीक है, वो टर्बाइंस क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। और रोटेट अगर करेंगी तो वहाँ पे मिलेगी अपने को कौन सी एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से जो आई एनर्जी वो कौन सी थी, अब हम किसके साथ जाएंगे, सोलर, सोलर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा है। अच्छा, विंड भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर वाटर की बात करें तो वो एनर्जी तो किसकी थी, वाटर की थी, लेकिन अगर हम उसको किसी हाइट पे ना रखते या फिर उसको फ्लो नहीं करवाते तब वो एनर्जी देता अपने को, मतलब हाइड्रो पावर के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बाय द डायनामो। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ हाइड्रो पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट। ये कह रहा है कि ज़्यादा हाइट पे, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में जाएं, कह रहा है कि ये हाइट जितनी ज़्यादा होगी, हाइट जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास जो एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद द हाइट। ये कह रहा है कि हाइट के साथ विद्युत की जो मात्रा होती है उसके पानी के अंदर वो बढ़ जाती है। विद हाइट, विद हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ऊंचाई के साथ पानी की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊंचाई के साथ पानी आयनों में टूट जाता है, यानी कि विद हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ऊंचाई पर पानी आयनों में टूट जाता है। यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऊंचाई के साथ, हिंदी में यहाँ पे करेंगे, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, देखिए हमें पता है कि अगर आप लोगों ने पहले से फिजिक्स पढ़ रखी है कभी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है अपने पास 9th क्लास में, दैट इज mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है दैट इज हाफ m², याद है। ठीक है, तो अगर हम हाइट को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी यहाँ से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये क्या कह रहा है, विद हाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर विल इंक्रीज, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। जल विद्युत संयंत्रों में इन हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक में स्टोर करते हैं, या फिर काइनेटिक को हम पोटेंशियल में बदलते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, या फिर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वाटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, वाटर को बस हम क्या करते हैं, उस टरबाइन को घुमाने के लिए किसी हाइट पे प्लेस करके रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी को किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर यहाँ पे पोटेंशियल वाला ऑप्शन नहीं दिया होता फिर हम किसके साथ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। चलिए यहाँ पे भी इसको करेक्ट करेंगे, अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम क्या करते, पोटेंशियल
ठीक है, हम इसके साथ ज़्यादा प्रेफर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं गिवन है तो इन तीनों में से ऑप्शन हो नहीं सकता, उसके अकॉर्डिंग फिर ये बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द विंड पावर पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री इज एसेंशियली एस्टिमेटेड टू बी। ये कह रहा है कि जो विंड पावर है हमारे देश में कितनी बनती है, उससे जो बिजली है वो कितनी बनती है। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमान के अनुसार लगभग कितने मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तो जहाँ इंडिया की अगर बात करते हैं तो हम कितना हो गया 55,000। ठीक है, और ये आगे जो यूनिट है मेगावाट, ये किसकी यूनिट है, पावर की। ठीक है, किसकी यूनिट है, पावर की। और मेगावाट को हम लिखते हैं 10 की पावर 6 वोट। ठीक है, ये यूनिट भी यहाँ से ध्यान रखोगे। और कितनी होती है वैल्यू, 55,000 मेगावाट। क्लियर। वर्तमान में हम कितना मेगावाट से अधिक विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। At present we generating more than how much megawatt of electricity from wind power। ये उस पिछले क्वेश्चन में तो क्या पूछ रहा था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज़ करें तो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कितना, 550,000 तक। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना कर रहे हैं एट प्रेजेंट हम कितना कर रहे हैं, 1180 मेगावाट। ठीक है, इंडिया इज रैंक्ड इन द वर्ल्ड फॉर हार्नेसिंग विंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पवन ऊर्जा के दोहन द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, विश्व में अगर भारत का देखें तो विंड पावर एनर्जी में कौन सा है, अपना 5th। ठीक है, तो ये रैंक भी यहाँ से ध्यान रखो। चलिए जी, द कंट्री ऑफ विंड मिल्स, पवन चक्कियों का देश। ये तो फिर जीके का क्वेश्चन है, किसको बोला जाता है, डेनमार्क को। और डेनमार्क की एक खास बात क्या है कि इसका जो एरिया है, एरिया किसका, डेनमार्क का, वो एरिया ऑफ हरियाणा के इक्वल है। ठीक है, अपने हरियाणा का जितना एरिया है और डेनमार्क का जितना सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है। ओके, और इसको क्या बोला जाता है, पवन चक्कियों का देश। क्लियर, क्योंकि पवनों का देश भी इसी को बोला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पवन चक्की वहाँ पे लगेगी। द पावर जनरेटेड इन विंड मिल, पवन चक्की में से उत्पन्न शक्ति कैसे होती है, बरसात मौसम में अधिक पैदा होती है क्योंकि अधिक भारी हवा ब्लेडों से टकराती है, टावर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, या फिर पवन की गति पर निर्भर करती है, या सभी पर निर्भर करती है। देखिए, टावर अगर ज़्यादा ऊंचाई पे होगा तो ज़्यादा ऊंचाई पे जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाएंगे जो हमारी एयर की कंसंट्रेशन वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे, पावर इसकी ऊंचाई पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है, पवन चक्कियों की स्पीड कितनी है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, विंड की कितनी स्पीड है उसके ऊपर वो चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है कि कितनी वो अपने को पावर जनरेट करके देगा। क्लियर है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ विंड रिक्वायर फॉर टर्निंग या फंक्शनिंग विंड मिल इज अबाउट। एक पवन चक्की को चलाने के लिए कितनी मिनिमम जो एयर की वेलोसिटी है वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से अगर हमारे पास क्या है, हवा चल रही है तो विंड मिल जो है वो काम करेगी। इसीलिए यही रीज़न है कि इंडिया के जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे पवन चक्की ज़्यादा लगाई जाती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे नॉर्थर्न पार्ट। यहाँ पे हमारी अगर हवा की स्पीड देखें तो वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे। क्लियर है। डेनमार्क में लगभग कितने परसेंट विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति पवन ऊर्जा से होती है। फिर हमने देखा कि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, उसको बोला जाता है हवाओं का, पवनों का देश। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवाएं जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे जो विंड एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोडक्शन में ली जाती है, तो 50% उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं से कंप्लीट होती है। ठीक है, 50% जो है रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट होती है, विंड एनर्जी से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को किस में बदलते हैं। देखिए, रासायनिक ऊर्जा होता है यहाँ पे केमिकल। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं लिखूँ इनको क्या होगा, केमिकल एनर्जी। पी होगा यहाँ पे स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल इज। ओके, और सी ऑप्शन में गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एंड डी ऑप्शन दैट इज मैकेनिकल है। अब बताइए ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने से, प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी, प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
प्लांट समझ गए होंगे, ठीक है। जो वनस्पति है सौर ऊर्जा को किस में बदलती है, तो इसके अंदर होता क्या है, ये चलते नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होती है, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये अपना फूड बनाते हैं जिसमें वो सेलुलोज वगैरह होते हैं, वो फिर हम इनहेट करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी कि वुड को हम क्या करें, लो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम क्या करें, उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करते जाएं, तो क्या होगा वहाँ पे अपने को जो मिलेगा दैट इज चारकोल। क्या मिलेगा, चारकोल, ठीक है। चारकोल एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है चीज़ों, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। चलिए जी नेक्स्ट है चारकोल का उसमें मान कितना होगा, मान लकड़ी से कितना होता है, ठीक है। लकड़ी से अगर देखें तो वो कितना रहता है, 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 कहेंगे, ठीक है। यानी कि लकड़ी का अगर 100% है, ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, हाँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल देन वुड कितना होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चारकोल को यूज़ करना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लकड़ी, ठीक है जी। उसमें मान चारकोल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अवायवीय सूक्ष्म जीव किसकी उपस्थिति में और किसकी अनुपस्थिति में काम करते हैं। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आएगी बात ये, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में काम करेंगे एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेंगे, और इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है अपना पूरा का पूरा जो फॉसिल फ्यूल वाला सिस्टम, ठीक है। फॉसिल फ्यूल ऐसे ही तो बनते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये आज लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। तो बाकी की जो क्वेश्चन हम सेकेंड क्लास में यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।